नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने ज्योग्राफी में जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है। इसके बाद जो भारत की पर्वतीय संरचना है इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग हिमालय का अध्ययन अभी वर्तमान में कर रहे हैं और हिमालय से संबंधित हमने ऑलरेडी इसका पहला वीडियो जो बना था वह है सामान्य परिचय। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पर अध्ययन किया है, तीसरे में बृहद हिमालय पर और चौथे में लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय का हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया है। आज यह हिमालय से संबंधित जो मैपिंग का सेगमेंट है यह इसका लास्ट वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हम लोग पूर्वोत्तर का हिमालय और साथ में जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हिमालय से संबंधित एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ हिमालय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ठीक है, हम पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्वोत्तर हिमालय है यह कहाँ पर है और इसके अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर जो राज्य है, वैसे पूर्वोत्तर राज्य में टोटल 8 राज्य हैं, लेकिन ज़्यादातर आप 7 सिस्टर के नाम से इसे जानते हैं क्योंकि सिक्किम बहुत बाद में भारत का अंग बना है। इस आधार पर शुरू में जो 7 सिस्टर था बाद में वही कन्वर्ट होकर के कितना हो गया, 8 हो गया। तो पूर्वोत्तर में ध्यान रखिएगा कितने स्टेट हैं, 8 हैं। लेकिन सिक्किम ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं जिसमें कंचनजंगा था, वहीं पे नाथुला था, वहीं पे जेलपला था और वो सब जो पार्ट थे वह बृहद हिमालय के पार्ट थे। इसलिए यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय में हम लोग सिक्किम का अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि जो 7 सिस्टर हैं उसी का अध्ययन करेंगे। और उस 7 सिस्टर में भी हम लोग सिर्फ 6 राज्यों का अध्ययन करेंगे। कितने राज्यों का अध्ययन करेंगे? 6 राज्यों का अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग मेघालय का अध्ययन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत हम सिर्फ 6 राज्य का अध्ययन करेंगे, मेघालय का अध्ययन नहीं करेंगे। कारण कि जो मेघालय की भौगोलिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना है, वहाँ की जो चट्टानें हैं वह चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की हैं। किसकी हैं? प्रायद्वीपीय भारत की हैं। इसलिए जब हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे तब जाकर के हम मेघालय का अध्ययन करेंगे। यानी हिमालय में मेघालय नहीं आएगा। मेघालय किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय भारत का। किस आधार पर? संरचना और उत्पत्ति के आधार पर। वैसे ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण कैसा है? मेघालय भी पूर्वोत्तर का ही पार्ट है, लेकिन हिमालय के अध्ययन में हम सिर्फ 6 राज्यों का अध्ययन करेंगे, उसमें मेघालय का अध्ययन नहीं करेंगे। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उसमें हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का सेक्शन है, उसी में असम है, उसी में नागालैंड है, उसी में मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो इन सभी राज्यों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मेघालय का अध्ययन तब करेंगे जब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो इस चीज़ में अंतर समझिएगा कि हिमालय के अंतर्गत मेघालय वाला सेक्शन नहीं आता। यानी ये जो मेघालय है यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। किसका पार्ट है? यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। शेष अगर बात करें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब किसका पार्ट है? यानी इन सब में हिमालय की संरचना पाई जाएगी, लेकिन मेघालय में नहीं पाई जाती। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 राज्यों का अध्ययन हम लोग प्रायद्वीपीय पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत करेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें एक एक राज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से संबंधित कौन कौन से पर्वत चोटियाँ हैं और कौन कौन से दर्रे हैं। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है बस उसको देखेंगे। यहाँ पे बहुत छोटा सेगमेंट है, लेकिन प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत से। तो देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से संबंधित कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। इसमें जो चोटियाँ हैं उनका नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है आभर, डफला,
मीरी और मिसमी। क्या नाम है? आभर। यहाँ पे देखते हैं, आभर, डफला, मीरी और मिसमी, यानी ये 4 सेक्शन किसमें हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या क्या नाम है? आभर, डफला, मीरी और मिसमी, यानी क्रम से हैं। आपको एक क्रम भी याद करना है और एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए आपको एटलस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ा मैप है, इसमें उतना दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पूर्वोत्तर भारत का अध्ययन करेंगे एटलस के माध्यम से, तो वहाँ पे आभर, डफला, मीरी, मिसमी ये सब दिखाई पड़ेंगे। तो 4 पर्वत संरचनाएं हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या क्या नाम है? आभर, डफला, मीरी और मिसमी। इसी प्रकार जो असम है, कौन है? असम है। इस असम में भी 2 संरचना है। एक का नाम तो मिकिर है। क्या नाम है? मिकिर। और एक का नाम है रेंगमा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 संरचना है। एक का नाम है मिकिर और एक का नाम है रेंगमा। अभी पीपीटी के माध्यम से देख लेंगे, लेकिन अभी तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में 4 हैं, आभर, डफला, मीरी, मिसमी। असम में कितनी हैं? 2। क्या क्या नाम है? रेंगमा और मिकिर। इसी प्रकार नागालैंड में कौन है? उसका नाम है नागा हिल। क्या नाम है? नागा पहाड़ी। नागालैंड में है नागा पहाड़ी। सेम अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मिजोरम में है मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी। त्रिपुरा में है त्रिपुरा पहाड़ी। मणिपुर में कोई पहाड़ी नहीं है, बल्कि मणिपुर में क्या है? एक झील है जिसका नाम है, अगर हम देखें तो वहां पर है लोकटक झील। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यानी ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की 4 चोटियां हैं, आभर, डफला, मीरी, मिसमी। फिर असम में कितनी हैं? 2 हैं। एक का नाम है रेंगमा, एक का नाम है मिकिर। नागालैंड में कौन है? नागा पहाड़ी है। और इसी नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट राकापोसी। और हम जब हिमालय का ट्रांस वाला पार्ट देख रहे थे तो वहाँ पे हमने आपसे कहा था कराकोरम लद्दाख जास्कर, और लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वहाँ पे हमने बाई मिस्टेक आपसे राकापोसी बताया था, जबकि कौन था वहाँ पे? सारामती था। राकापोसी किसका पार्ट है? इस नागा पहाड़ी का पार्ट है। तो ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वह मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई नहीं। फिर इसी प्रकार हम मिजोरम में देखते हैं, तो मिजोरम में कौन है? मिजो पहाड़ी है। और इसी मिजो पहाड़ी को एक और कहते हैं नाम, उसका नाम है ब्लू माउंट। क्या नाम है? ब्लू माउंट। और अगर देखें त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में कौन है? त्रिपुरा पहाड़ी है। तो इसी पार्ट को हम लोग थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से पीपीटी में देखेंगे, लेकिन अभी 2 पार्ट और यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक यहाँ पर देख रहे हैं पटकोई बुम है, और एक यहाँ पर है बरेल। ये जो पटकोई बुम है या बरेल है, यह किसी एक राज्य में नहीं है। आप जब आभर, डफला, मीरी, मिसमी की बात कर रहे थे, या मिकिर और रेंगमा की बात कर रहे थे, नागा पहाड़ी की बात कर रहे थे, मिजो पहाड़ी की बात कर रहे थे, त्रिपुरा पहाड़ी की, तो ये सब किसी एक राज्य की परिधि में सेट हो जाते हैं। लेकिन जो बरेल या पटकोई बुम है, यह किसी एक राज्य की परिधि में नहीं है। यहाँ पर 3 राज्यों की सीमाएं आ जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें पटकोई बुम की, तो पटकोई बुम में 3 राज्य आ जाता है। तो यह देख लीजिएगा, इसको आप विजुलाइज करिएगा एटलस के माध्यम से। यहाँ पे आपको फिर भी अस्पष्टता मिल जाएगी, लेकिन और अस्पष्टता तब होगी जब आप एटलस में इसी चीज़ को देखेंगे। तो पहला तो है पटकोई बुम। यह पटकोई बुम देखेंगे, इधर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा में है, इधर से असम की सीमा में, और नीचे से किसकी सीमा में है? नागालैंड के। तो पटकोई बम 3 राज्यों में विस्तृत है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। इसी प्रकार जो बरेल है, कौन सी रेंज है? बरेल। यह बरेल भी 3 राज्यों में विस्तृत है। यहाँ पर एक राज्य आपका मिलेगा असम,
दूसरा मिलेगा नागालैंड और तीसरा कौन मिलेगा, मणिपुर। तो 2 संरचनाएं हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय में जो 3 राज्यों में विस्तृत हैं। एक का नाम है बरेल और एक का नाम है पटकोई बूम। तो ये 2 प्राकृतिक संरचनाएं हैं या पहाड़ियाँ हैं जो 3 राज्यों में फैली हुई हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप इनका नाम याद कर लीजिएगा, इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस कैसे याद करना है, जैसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट। आप एक क्रम भी याद करिएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, आभर, डफला, मीरी, मिसमी। यहाँ पे क्या है, मिकिर, रेंगमा, मिकिर। यहाँ पे क्या है, नागा पहाड़ी है। नीचे क्या है, लोकटक झील है। फिर यहाँ पे क्या है, मीजो पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा हिल है। तो यह संरचनाएं आपको याद करनी है। एक तो राज्य वाइज और दूसरा इनका क्रम कैसा है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं और उसी में कुछ जो दर्रे हैं उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। और वो नाम कौन कौन से हैं दर्रे के, उसके साथ इमेज भी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दर्रा मिलेगा, जो दर्रा हम कहेंगे कि यहाँ तवांग एक घाटी है, तवांग घाटी को जोड़ेगा यहाँ पे तिब्बत वाले सेक्शन से। फिर आपको मिलेगा इधर एक म्यांमार से जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, म्यांमार से जोड़ेगा। तो इसी पार्ट को हम क्या करते हैं, पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि जिससे और आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले किसका हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं। किसका देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में हमने कहा 4 पर्वतीय चोटियाँ हैं। इनका नाम क्या क्या है, मिसमी, आभर, मीरी और डफला। यानी यहाँ पर जो ये देखिए चोटियाँ दी गई हैं, मिसमी, फिर यहाँ पर है आभर, क्या है, आभर, फिर क्या है, मीरी और फिर क्या है, डफला। तो यह नाम आप याद कर लीजिएगा, मिसमी, आभर, मीरी और डफला। इसको आप जाके एटलस में देखिएगा। फिर इसी प्रकार दिया है, यहाँ पर कुछ दर्रे हैं। क्या है, कुछ दर्रे हैं। उन दर्रों का नाम है, सबसे पहला जो दर्रा है उसका नाम है बोमडीला। क्या नाम है, बोमडीला। और यह बोमडीला जो है यहाँ पर पड़ेगा। यह बोमडीला यहाँ पर देखेंगे जब आप एटलस में, तो एक है तवांग घाटी। क्या है, तवांग घाटी। यहाँ से एक मार्ग जाता है कहाँ पर, तिब्बत में। यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ पे तिब्बत है। तो तवांग घाटी से, यहाँ कौन घाटी है, तवांग घाटी। इस तवांग घाटी से जब आपको तिब्बत जाना होता है तो किस दर्रे का सहारा लेते हैं, उसका नाम है बोमडीला। तो या तो ठीक है, बोमडीला के माध्यम से आप तवांग घाटी से कहाँ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं। लेकिन इसी में एक डेवलपमेंट हुआ है कुछ समय पहले और उसका नाम है सीला पास। क्या नाम है, सीला पास। सीला पास यानी एक टनल बनाई गई है और उस टनल के नाम माध्यम से तवांग घाटी से हमारी जो ट्रूप है, हमारी जो सेना है, वह फास्ट तरीके से अपने बॉर्डर पर पहुंच जाती है। तो सीला पास भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके साथ हम देख लेते हैं और कौन कौन से दर्रे हैं। तो दूसरे दर्रे की अगर बात करें तो वह है यांगयाप दर्रा। क्या नाम है, यांगयाप दर्रा। और यह दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी एंट्री कर रही है भारत में, यहाँ पर कौन दर्रा मिलेगा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। उसका नाम है यांगयाप दर्रा। तो यह उसी के बारे में दिया है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। बोमडीला दर्रा तवांग घाटी को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इसी प्रकार एक है जिसका नाम है दीफू दर्रा। ये क्या नाम है, ये है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा ये पूरा नाम है, इसको यहां पर लिख देते हैं। इसका नाम है दीफू, पा नहीं बल्कि क्या है, फा है, दीफू दर्रा। तो यह दीफू दर्रा जो है यह म्यांमार बॉर्डर पे है। कहां पर है, यानी इस वाले बॉर्डर पर है।
इस वाले बॉर्डर पर जो दर्रा है उसका नाम क्या है? दीफू दर्रा। जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है, इसका नाम है यांग्याप दर्रा। जो तिब्बत वाले बॉर्डर पर है तवांग घाटी से, उसका नाम है बोमडीला। और साथ में आप देख रहे हैं एक दर्रा और है। अच्छा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीन भी आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा और म्यांमार भी आ जाएगा, यानी तीनों बॉर्डर। दीफू वाले पे एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा? चीन भी। यानी एक तरफ म्यांमार भी है, एक तरफ चीन है और एक तरफ कौन है? भारत है। लेकिन जो बुमला है, कौन सा दर्रा है? बुमला। बोमडीला और बुमला में अंतर है, ध्यान रखिएगा। बोमडीला अलग है, जो तिब्बत के पास है। यांग्याप ब्रह्मपुत्र नदी का एंट्री है। लेकिन जो दीफू है यह 3 देशों की सीमा पे है, भारत भी है, म्यांमार भी है और चीन भी है। लेकिन जो बुमला है, बोमडीला, या म्यांमार की सीमा पर है, यानी ये सिर्फ म्यांमार की सीमा पर है। यहाँ पे चीन का कोई टचअप नहीं है, चीन यहाँ पर है। तो इस वाले बॉर्डर पर कौन है? दीफू है, और उसे थोड़ा सा नीचे कौन है? यांग्याप दर्रा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक हो गया जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश है, एक हो गया कि जो चीन के बॉर्डर पर है, एक है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश है, और एक सिर्फ किसके है? म्यांमार बॉर्डर पर है। तो ये तो 4 हो गए आपके प्रमुख दर्रे अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं? बोमडीला है, यांग्याप दर्रा है, दीफू दर्रा है, और साथ में कौन है? यहाँ पे बुमला है। कौन है? बुमला, बोमडीला नहीं, बुमला। साथ में एक हमने पास बताया, उसका नाम क्या है? सीला पास। क्या नाम है? सीला पास। तो ये जो सीला पास है यह तवांग और यहाँ पर है वेस्ट कामेंग। आप जब देखेंगे तो ऊपर है वेस्ट कामेंग, यहाँ पर है तवांग, और इसी को जोड़ता कौन है? सीला पास जोड़ता है। इसके माध्यम से क्या होगा? जो हमारी ट्रूप है वह फास्ट तरीके से तिब्बत के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए सीला पास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हाल ही में इसका एक प्रकार से उद्घाटन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो बॉर्डर से संबंधित किसी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं उसको आपको याद ही करना होता है। जैसे जोजेल टनल था, जेडमोर टनल है, रोहतांग टनल है। तो ये सब जो टनल हैं, ये सब टनल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आपको याद करना है, क्योंकि दोनों बॉर्डर पे हमारा टेंशन चला रहा है लगातार। तो इसलिए इन सबको याद ही करना पड़ता है, और याद भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार वही है, मतलब सीला पास किसको किसको जोड़ता है? तवांग को वेस्ट कामेंग से। तो यहाँ पर वेस्ट कामेंग एक तरफ है और एक तरफ कौन है? तवांग है। इन्हीं दोनों को जोड़ता है कौन? सीला पास। तो यह था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो हिमालय है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि असम में कौन है, उसका क्या नाम है। तो असम में जो है यहाँ पर 2 है, एक का नाम है मिकिर और एक का नाम है रेंगमा। कौन कौन सा है? मिकिर और रेंगमा। तो यहाँ पर देखिए, ये मिकिर ऑलरेडी है, रेंगमा का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेंगमा। तो 2 संरचनाएं हैं, एक का नाम है मिकिर और एक का नाम है रेंगमा। ध्यान रखिएगा, मिसमी नहीं, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है कि मिकिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो कैसे याद करेंगे? उसका एक सिंपल तरीका है कि जो मीरी है, क्या? मीरी, वह अरुणाचल प्रदेश में छोटा नाम है। मीरी अरुणाचल प्रदेश में अगर आप क्लियर कर लिए तो फिर मिकिर यानी रा फिर आ रहा है, तो वह रा उसके साथ नहीं है। तो मिकिर कहाँ हो जाएगा? आपका हो जाएगा असम में। और जो मिसमी है वो कहाँ पर चला जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी मीरी क्लियर हो गया तो उसका आर फिर उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसमी हो जाएगा। जबकि असम में कौन आ जाएगा? मिकिर आ जाएगा। तो एक रा अरुणाचल प्रदेश में और एक रा कहाँ पे है? असम में। जैसे भी आप याद करिए, आपका ये है, टिक लगाइए, लेकिन याद करना है। उसी प्रकार नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। तो नागालैंड में जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम है नागा पहाड़ी। क्या नाम है? नागा पहाड़ी। और यह नागा पहाड़ी जो है, इसी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट सारामती। और राकापोसी किसका पार्ट है? हम लद्दाख का पार्ट है। किसका पार्ट है? लद्दाख का पार्ट है
राकापोसी लद्दाख का, सारामती किसका है? नागालैंड में। तो ध्यान रखिएगा, जो पहले आया उसका अल्फ़ाबेट भी पहले है, जो बाद में आया उसका अल्फ़ाबेट भी क्या है? बाद में है। जैसे पहले लद्दाख है, अगर हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो पहले लद्दाख की तरफ से चल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे लास्ट में, या नागालैंड में जाएंगे लास्ट में। तो नागालैंड में लास्ट में जाएंगे तो वहाँ का अल्फ़ाबेट लास्ट में आएगा। तो अगर अल्फ़ाबेट देखें तो राकापोसी का आर जो है पहले आता है, रा, और जो सारामती है इसका लेटर क्या है? बाद में आता है। हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है, तो सारामती को लास्ट में कर दो और राकापोसी को पहले कर दो। तो राकापोसी किसका पार्ट हो गया? लद्दाख का पार्ट हो गया, और सारामती किसका पार्ट हो गया? नागालैंड का। तो कभी कभी ये नाम कन्फ्यूज कर देते हैं, तो ट्रिक बना लेना है, जैसे भी बनाइए, यानी याद हो जाना चाहिए। बाई मिस्टेक ये गलत हो सकता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रिक बनाइए, और जैसे भी ट्रिक हो आप उसको बना लीजिए। कि सारामती चूँकि अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है तो वह पूर्वोत्तर में चला जाएगा। राकापोसी अल्फ़ाबेट में पहले आ जाता तो किसका पार्ट हो जाएगा? लद्दाख का पार्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसी नागालैंड में एक और डेवलपमेंट है, उसका नाम है दोयांग झील। क्या नाम है? दोयांग झील। तो दोयांग झील आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे? नागालैंड में है। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है आमुर फाल्कन। क्या नाम है? आमुर फाल्कन। तो यह एक पक्षी है जिसका नाम है आमुर फाल्कन, और एक कैसा पक्षी है? संकटग्रस्त है। कैसा है? संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में है IUCN के अनुसार। IUCN क्या है इसके बारे में हम लोग पर्यावरण में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर भी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो देखेंगे अलग से इसको जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक दोयांग झील भी है नागालैंड में, और वहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है आमुर फाल्कन, और वो कैसा पक्षी है? संकटग्रस्त है। और नागालैंड में क्या है? नागालैंड में एक घाटी है जिसका नाम है जूकू घाटी। क्या नाम है? जूकू घाटी। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नागालैंड में एक घाटी जिसका नाम है जूकू घाटी। फिर यही नागालैंड की जो नागा पहाड़ी है वहीं से एक नदी निकलती जिसका नाम है बराक नदी। बराकर नहीं, बराकर तो दामोदर की है। नदी वाले सेक्शन में देखिएगा, बराकर किसकी है? दामोदर की है, जबकि बराक कहाँ की है? नागालैंड की है, जो आगे बढ़ करके मेघना में जाकर के मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? मेघना में। और यह मेघना वही गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त धारा है जिसके नाम से वह बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। तो यह जो बराक नदी है यह माउंट जपोय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागालैंड के माउंट जपोय से निकलती है। यह भी आपको याद कर लेना है। तो ठीक है, यानी नागालैंड से संबंधित नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है दोयांग झील। वहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है आमुर फाल्कन। यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है जूकू घाटी। साथ में यहाँ से एक नदी निकलती है बराक, और वह कहाँ से निकलती है? माउंट जपोय से निकलती है। और यह जो बराक नदी है यह मेघना की सहायक है। यह आपका किससे संबंधित था? नागालैंड से संबंधित था। और असम से संबंधित सिर्फ 2 पॉइंट है। एक पहाड़ी का नाम है रेंगमा और एक पहाड़ी का नाम क्या है? मिकिर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेट हमारा मिलेगा कौन सा? मणिपुर। कौन मिलेगा? मणिपुर। तो देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। वैसे पहले मणिपुर है, फिर मिजोरम है। मणिपुर पहले आता है, मिजोरम बाद में आता है। यहाँ पे पहले क्या रहेगा? ए है मणिपुर, और नीचे के क्या रहेगा? मिजोरम रहेगा। तो खैर पढ़ना दोनों है, जो भी पहले आए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम मणिपुर की बात करें, पहले मणिपुर देख लेते हैं चूँकि क्रम से चल रहे हैं। तो मणिपुर में एक सबसे प्रमुख चीज़ है, और क्या है? लोकटक झील। यह लोकटक झील जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है केबुल लामजाओ। यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक प्रजाति है, जिसका नाम है शंघाई हिरण। और यह शंघाई हिरण कहीं और नहीं पाया जाता बल्कि कहाँ पाया जाता है? इसी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और यह राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? लोकटक झील के मध्य में है।
लोकटक झील के मध्य में जो यह एक द्वीप रूपी संरचना है, यह किससे बनी है? जो अपशिष्ट मटेरियल हैं, और उसी को हम लोग वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? पुमडी कह देते हैं, कहीं कहीं फुमडी नाम देता है। तो उसका नाम पुमडी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पुमडी। और कभी कभी इसका नाम मिल जाता है फुमडी, यानी एक तैरता हुआ टापू, तैरता हुआ टापू, द्वीप। तो लोकटक झील इतनी बड़ी है कि उसके मध्य में एक द्वीप जैसी संरचना बन गई है बायोमास से, जो वहाँ के अपशिष्ट मटेरियल हैं, और वह इतना बड़ा है कि उस पर जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ पाए जाते हैं। और उसी पर जो इंडेमिक स्पीसीज है उसका नाम है संघाई, और उसी संघाई हिरण के संरक्षण के लिए उस फुमडी को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में है। क्यों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो संघाई हिरण के संरक्षण के लिए। संघाई हिरण क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी पहली खासियत है कि यह इंडेमिक है, स्थानिक प्रजाति है। दूसरा, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसकी पॉपुलेशन क्या है? काफ़ी कम है। और IUCN के अनुसार ये किस कैटेगरी में आता है? संकटग्रस्त की कैटेगरी में आता है। तो IUCN के दृष्टिकोण से यह संकटग्रस्त है, इसलिए इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस फुमडी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। इसीलिए यह मणिपुर जाना जाता है। किसके लिए? लोकटक झील के लिए, और लोकटक झील में उपस्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? संघाई हिरण है। और क्या महत्वपूर्ण है? और यहाँ पर महत्वपूर्ण एक है, ये दो चीज़ें देखो, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, इसको आप कट कर दीजिएगा। यह किससे संबंधित था? यह नागालैंड से है। यह टाइपिंग मिस्टेक है, यानी 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके बाद हम मिजोरम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मिजोरम। तो मणिपुर में सिर्फ एक है, लोकटक झील, और उस लोकटक झील में क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पे पाया जाने वाला संघाई हिरण, जो इंडेंजर्ड की लिस्ट में है, ये अकॉर्डिंग टू IUCN। फिर मिजोरम देख लेते हैं। जो मिजोरम है, इस मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी। और इसी का एक नाम है लुसियान हिल। क्या नाम है? लुसियान हिल। तो आपसे कभी भी पूछे लुसियान हिल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मिजोरम में है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मिजो पहाड़ी के नाम से। और यहीं पर एक चोटी है, जैसे पहाड़ी होती है और पहाड़ी की एक पीक होती है। जो पीक है, इसकी जो चोटी है, उसका नाम है, अगर हम कहें तो ब्लू माउंट है। क्या है? ब्लू माउंट है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसियान हिल, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ब्लू माउंट है। यह तो हो गया मिजोरम से संबंधित। और क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पर एक चीज़ें और महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि यहाँ पर मृदु एवं असंगठित चट्टान से, कहाँ पर? मिजोरम में बात कर रहा है कि मृदुल एवं असंगठित चट्टान से निर्मित होने के कारण मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। यानी बहुत सी संरचनाएं कैसी हैं? काफ़ी ज़्यादा असंगठित हैं और मृदुल हैं। यानी जैसे हम नहीं कह सकते, जैसे चूना पत्थर हो गया, टेलकम चट्टान हो गई, तो चट्टानें कैसी होती? काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। जैसे कैल्शियम की कोई चट्टान हो गई, तो ये चट्टानें जब काफ़ी सॉफ्ट होती हैं तो उसके कारण यहाँ की जो संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी मोलेसिस बेसिन कहाँ पर है, तो आप क्या जवाब देंगे? मिजोरम में है। और यह किससे बनी है? मृदुल एवं असंगठित चट्टान से बनी हुई है। तो इस प्रकार मिजोरम से संबंधित यह महत्वपूर्ण बिंदु थे। और क्या है? आगे देख लेते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में आप देख रहे हैं एक पहाड़ी जिसका नाम है त्रिपुरा पहाड़ी। क्या नाम है? त्रिपुरा पहाड़ी। और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में सिर्फ यह चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या? त्रिपुरा पहाड़ी। साथ में 2 बिंदु और दिए हैं। त्रिपुरा यहाँ पर है, देख लीजिएगा आप, ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में क्या है? त्रिपुरा पहाड़ी। तो एक बार फिर से रिवीजन आप कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 हैं। वहाँ पे कौन कौन से हैं? मिसमी है,
आभर है, मीरी है, डफला है। असम में क्या है? मिकिर है, रेंगमा है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, उसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। फिर आप करते हैं मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील है। मिजोरम है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसियान हिल, उसी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंट। त्रिपुरा है, त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी है? त्रिपुरा पहाड़ी है। आगे आ जाते हैं तो कौन सा है? पटकोई बुम। हमने कहा दो पर्वतीय संरचनाएं ऐसी हैं जो किसी एक नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों की टेरिटरी में है। उसमें से एक नाम क्या है? पटकोई बुम। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए है, पटकई बुम है, और यह पटकोई बुम 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और असम है। साथ में बरेल है, बरेल भी 3 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य है? असम है, नागालैंड है और मणिपुर है। तो यह उससे संबंधित पॉइंट थे। तो इस प्रकार पूर्वोत्तर हिमालय से संबंधित जो कुछ भी प्रमुख बिंदु हिमालय से संबंधित है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हिमालय के हम अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। अब तक जो हमने हिमालय का अध्ययन किया यह उत्पत्ति और संरचना के आधार पर, कि उसकी उत्पत्ति, जो उत्पत्ति एक कालखंड में उसको एक साथ पढ़ा है, जो बाद में हुई उसको बाद में पढ़ा है। लेकिन अब हिमालय का जो हम विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, कैसा पढ़ने जा रहे हैं? प्रादेशिक विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, कि प्रदेश के हिसाब से हिमालय को हम कितने भागों में बांटते हैं। देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसको हम मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 पार्ट में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हिमालय है जो हो जाता है पश्चिमी हिमालय है। कौन सा हिमालय है? पश्चिमी हिमालय है। एक पूर्वी हिमालय है और एक कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय है। तो मुख्य रूप से 3 हिमालय है। एक वेस्ट हिमालय है, एक नेपाल हिमालय है और एक ईस्ट हिमालय है। इन्हीं को और भी कई नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम वेस्ट हिमालय की बात करें तो वेस्ट हिमालय के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर में चला जाता है और एक हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक पार्ट में आ जाता है और एक पार्ट में कौन हो जाता है? जम्मू कश्मीर वाला। फिर एक नेपाल हो जाता है और जो ईस्ट वाला पार्ट है इसी का नाम हो जाता है असम का हिमालय। क्या हो जाता है? असम का हिमालय। तो इसको दिया जाता है मध्य हिमालय। इसका क्या नाम रखा जाता है? मध्य हिमालय। तो हिमालय को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो जो होता है उसका नाम है वेस्ट हिमालय, और एक का नाम है मिडिल हिमालय, और एक का नाम है ईस्ट हिमालय। इसी मिडिल का नाम जो रखा जाता है इसको कहते हैं नेपाल का हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल का हिमालय। इसको कहते हैं असम का हिमालय। क्या कहते हैं? असम का हिमालय। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है वेस्ट का। वेस्ट में 2 पार्ट होता है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर का हिमालय। क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर का हिमालय। एक जो है उसका नाम है हिमाचल का हिमालय। क्या नाम है? हिमाचल का हिमालय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप हिमाचल का हिमालय। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं यह जो पूरा हिमालय है इसको प्रदेश के अनुसार बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर बांटने का जो आधार बनाया गया है, जिस आधार पर इसको बांटा गया है, वह आधार है यहाँ की नदियाँ। क्या है? यहाँ की नदियाँ। उन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? इधर जो जम्मू कश्मीर वाला हिमालय है इसको बांटने का जो सहारा लिया गया है, एक तरफ इसके सिंधु नदी है तो एक तरफ कौन सी है? सतलज नदी है। एक तरफ कौन है? सिंधु है और एक तरफ कौन है? सतलज है। और फिर अगर हम हिमाचल का हिमालय की बात करें, जिसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे, इसके एक तरफ सतलज हो जाती है तो एक तरफ कौन हो जाती है? यहाँ पर काली हो जाती है। कौन हो जाती है? काली। तो नेपाल की बात करेंगे तो एक तरफ काली हो जाएगी और एक तरफ कौन हो जाएगी? तिस्ता हो जाती है। और जब असम की बात करेंगे तो एक तरफ तिस्ता हो जाएगी और एक तरफ कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। तो इस प्रकार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन होता है, यानी नदी को आधार मान करके हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो इधर वाले पार्ट का 2 सेक्शन होगा, एक जम्मू कश्मीर वाला
और एक जो है हिमाचल और इसी में पंजाब वाला इसे इसमें आ जाता है। तो एक कुमायूं है और एक आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला। तो यहाँ पर वर्गीकरण कौन करता है, एक तरफ इस सिंधु नदी है और एक तरफ कौन सी नदी है, सतलज है। एक तरफ कौन है, सिंधु है। उसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे एक तरफ सतलज हो गई और एक तरफ कौन है, यहाँ पर काली है। कौन सी नदी है, काली है। यहीं से नेपाल वाला शुरू हो जाता है, यानी मध्य हिमालय। और फिर यहाँ पे आते हैं तो एक यहाँ पर नदी जिसका नाम क्या है, तिस्ता है। फिर यहाँ पर आते हैं तो एक नदी जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दिहांग नदी। दिहांग यानी ध्यान रखिएगा कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय का क्या करते हैं, प्रादेशिक विभाजन करते हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि हिमालय को हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो यहाँ पर हिमालय को हम लोग क्या करते हैं, कई पार्ट में बांटते हैं। एक तो है पश्चिमी हिमालय। क्या है, पश्चिमी हिमालय। सेम वही पॉइंट है, फिर से यहाँ पर एक है पश्चिमी हिमालय, एक आप देखेंगे तो उसका नाम है पूर्वी हिमालय। क्या नाम है, पूर्वी हिमालय। और एक है उसका नाम है मध्य हिमालय। तो तीन हिमालय हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में दो पार्ट हो जाता है, एक जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला सेक्शन हो जाता है। एक जो है हम कहेंगे तो उसका नाम है कुमायूं हिमालय। हाँ, तो यहाँ देखिएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर का एक सेक्शन हो गया और इसी का एक पार्ट क्या है, कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड में, यानी उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला सेक्शन आता है, उसी का नाम क्या है, कुमायूं हिमालय। तो जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय के दो पार्ट होते हैं, एक हो जाता है पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला और एक हो जाता है जो हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में है, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। तो ठीक है, हाँ, लेकिन इनको अलग कौन करता है, तो जो पश्चिमी हिमालय का पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला है, उसके एक तरफ कौन सी नदी है, सिंधु, तो दूसरी तरफ कौन सी नदी है, सतलज। उसी प्रकार जब आप कुमायूं की बात करते हैं तो इसकी एक तरफ कौन सी है, सतलज, तो एक तरफ कौन सी है, काली नदी है। और जब आप आगे बढ़ते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल का हिमालय, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, नेपाल में है। इसके एक तरफ कौन सी नदी आ जाती है, काली नदी, तो दूसरी तरफ कौन सी आ जाएगी, तिस्ता नदी। तो उस आधार पर इसका वर्गीकरण है। फिर आगे जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी को ही किस नाम से जानते हैं, असम का हिमालय, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, असम में है। और इसके एक तरफ कौन सी नदी है, तिस्ता नदी, तो एक तरफ कौन सी नदी है, दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्रा है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा है। तो इस प्रकार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। नदियों को आधार मान करके हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय का भी दो पार्ट किया जाता है, एक पंजाब जम्मू कश्मीर वाला है और एक हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड वाला है। जो पंजाब जम्मू कश्मीर वाला, उसके एक तरफ सिंधु है तो एक तरफ सतलज है। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, उसके एक तरफ सतलज हो जाती है तो एक तरफ तिस्ता हो जाती है। जो मध्य हिमालय यानी नेपाल का हिमालय है, उसके एक तरफ तिस्ता तो एक तरफ आपकी हो जाती है काली नदी। जो आपका पूर्वी हिमालय है, जिसको असम का हिमालय कहते हैं, उसके एक तरफ तिस्ता हो जाएगी, दूसरी तरफ कौन सी हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा या दिहांग नदी हो जाती है। और क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक बिंदु और महत्वपूर्ण है और ये है कि जो जम्मू कश्मीर वाला हिमालय है या जो पंजाब वाला हिमालय है, अगर इसकी हम बात करें तो आप देखेंगे वह काफ़ी चौड़ा है। कैसा है, काफ़ी चौड़ा है। उसको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे चौड़ाई क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसी को पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिमालय क्या है, काफ़ी चौड़ा है या सर्वाधिक चौड़ा है। फिर जो यहाँ पर कुमायूं वाला सेक्शन है, यहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक ग्लेशियर है, हिमनद है। तो सर्वाधिक हिमनद कहाँ पर हैं, कुमायूं वाले में है। ये सर्वाधिक क्या है, चौड़ा है। तो जो जम्मू कश्मीर या पंजाब वाला हिमालय क्या है, सर्वाधिक चौड़ा है। सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर हैं, कुमायूं वाले में है।
और जो नेपाल वाला है ये क्या है, सर्वाधिक लंबा है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सर्वाधिक लंबा है। अगर आप पश्चिमी हिमालय या असम हिमालय की बात करेंगे तो यह सर्वाधिक वर्षा वाला है। कैसा है, सर्वाधिक वर्षा वाला। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग विशेषता है। जो पंजाब जम्मू कश्मीर वाला है वो सर्वाधिक चौड़ा है। जो कुमायूं वाला सेक्शन है यानी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिमनद हैं। जो आपका नेपाल वाला है यह सबसे ज़्यादा लंबा है। जो असम वाला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पीपीटी में लिखा गया है कि सर्वाधिक चौड़ा कौन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि यह क्या है, सर्वाधिक चौड़ा है। फिर यहाँ पर लिखा गया है सर्वाधिक ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, सर्वाधिक लंबा है। सर्वाधिक क्या है, लंबा है। ये शायद मिकिर गलत लिख दिया गया है, मिकिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा है। पश्चिमी हिमालय सबसे चौड़ा है। कुमायूं हिमालय सर्वाधिक हिमनद हैं। फिर हम बात करें मध्य हिमालय सबसे लंबा है। और जो लास्ट में है असम का हिमालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार से हिमालय से संबंधित जो कुछ भी प्रमुख बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब इसी हिमालय से संबंधित जो कुछ भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।